नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स के टाइप क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग सॉलिड्स क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ नेक्स्ट टॉपिक नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दी यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दी यूनिट। अब हमें ये देखना है कि कितने एक यूनिट सेल में, चाहे वो सिंपल यूनिट सेल हो या फेज सेंटर हो या क्यूबिक सेंटर हो या एंड सेंटर यूनिट सेल हो, कोई भी यूनिट सेल हो, तो किस तरह से एटम इस यूनिट सेल में इन्वॉल्व होते हैं और कितने एटम होते हैं, जिससे हमें आगे के व्यूज और क्लियर हो जाए। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिंपल यूनिट सेल और प्रीमिटिव यूनिट। सिंपल यूनिट सेल और प्रीमिटिव यूनिट सेल कुछ आपकी इस तरीके से बनती है। यहाँ पे एटम होते हैं इस तरीके से कॉर्नर में, ये आपकी सिंपल यूनिट सेल है। तो यहाँ पे सिंपल यूनिट सेल में एटम कॉर्नर में होते हैं, तो ये कॉर्नर पे एटम जो ये इतना पोर्शन है, ठीक है, ये आपका जो पोर्शन है ये पोर्शन आपके यूनिट सेल के अंदर लिया गया है, इसलिए इसी को हम काउंट करेंगे, बाकी इस पोर्शन को हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये पोर्शन, ये जो भाग है, ये कितना है 1/8 ऑफ दी एटम, एक एटम का 8वां भाग है। ठीक है? तो अब यहाँ पे सिंपल यूनिट सेल में देखें, एक एटम का 8वां भाग है, तो ये कॉर्नर में एक एटम का 8वां भाग है, तो टोटल कितने कॉर्नर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। तो 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर में एक एटम का 8वां भाग होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 1/8 इंटू 8। मतलब पूरी यूनिट सेल में इस यूनिट के अंदर जो पार्ट इन्वॉल्व होता है एटम का, उसी को हम काउंट करते हैं। तो इस यूनिट सेल के अंदर कितना पोर्शन इन्वॉल्व कर रहा है 1/8, तो 8 कॉर्नर है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 1। तो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम present in the simple unit cell equal to 1। ये हो गया सिंपल यूनिट सेल की बात। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए इस तरह से। ये पोर्शन आपका कितना है 1/8, टोटल कॉर्नर कितने हैं 8 कॉर्नर है, तो 8 इंटू 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे पढ़ते हैं, इसके बाद है फेज सेंटर यूनिट। दूसरा है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दी एफसीसी। एफसीसी का मतलब क्या होता है, एफसीसी का मतलब होता है फेज सेंटर यूनिट। फेज सेंटर क्लोज पैकिंग।
क्लियर? अब देखिए इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो हमने ये कहा था कि कॉर्नर में इसके एटम तो होते ही हैं, ठीक है, सारे कॉर्नर में एक एक एटम होते हैं। इसके साथ साथ इसके फेस के सेंटर में भी होते हैं। फेस का सेंटर पॉइंट क्या होगा? अगर हम उसके फेस का मिड डायगोनल डाल दें तो उसका जो मिड पॉइंट होगा उसका फेस का सेंटर पॉइंट होगा, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती हैं? टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन दी क्यूब इक्वल टू 6। कितने होते हैं? 6। अब एक फेस में, जब मान लीजिए सपोज दैट ये आपकी एक फेस है, फेस में इस तरीके से एक एटम मिड पॉइंट में इन्वॉल्व है, मतलब ये आधा पोर्शन 1/2 पोर्शन इधर हो गया और 1/2 पोर्शन अंदर हो गया। तो अंदर वाला काउंट करेंगे और बाहर वाले को काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, अंदर वाले पोर्शन को हम काउंट करेंगे, बाहर वाले पोर्शन को काउंट नहीं करेंगे। तो फेस के सेंटर में टोटल 6 हैं, तो फेस में कितने एटम हो जाएंगे? फेस में एटम हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट in the face of unit cell equal to 6 into 1/2 and 3। कितना है? 6 into 1/2। 6 फेसेस हैं, एक फेस में आधा एटम इन्वॉल्व है, तो 6 फेसेस में कितना होगा? 3 एटम इन्वॉल्व है। यार अभी ये टोटल एटम नहीं हो गया, और हमने सिंपल यूनिट सेल में काउंट किया था कि कॉर्नर में टोटल एटम कितने होते हैं? कॉर्नर में टोटल एटम 1 होते हैं। तो टोटल एटम present in the FCC equal to 3 plus 1 equal to 4। ठीक है, 1 ये कॉर्नर का हो गया, एट दी कॉर्नर, एंड क्या हो गया? एट दी फेस। तो फेस में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4। अब इसके बाद करते हैं बॉडी सेंटर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम present in the BCC, body center close packing, BCC। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग। अब बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग में देखेंगे नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं। सबसे पहले बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग बनाई जाएगी इस तरीके से, कॉर्नर में एक एटम तो रहता ही है, प्लस बॉडी सेंटर में जैसा कि नाम है इसके सेंटर पॉइंट में भी एक एटम रहता है। अगर हम यहाँ पे डायगोनल डाल दें तो जो मिड पॉइंट यहाँ पे काटेगा तो का यहीं पे एक एटम प्रेजेंट होगा। तो BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दी BCC इक्वल टू टोटल कॉर्नर एटम प्लस 1 मिड एटम। मतलब कॉर्नर में कितने थे? एक, और बीच में
क्योंकि ये पूरा अंदर है यूनिट सेल के, तो इसको पूरा काउंट किया जाएगा। तो ये पूरा अंदर है तो इसको पूरा काउंट किया जाएगा। इसी यूनिट सेल का होगा तो 1 + 1 हो जाएगा, कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर? तो अब हम देखें कि यूनिट सेल में सिंपल यूनिट सेल में कितने होते हैं? सिंपल यूनिट सेल में कितने होते हैं? 1 एटम। ठीक। एफसीसी में कितने होते हैं? 4 एटम। 3 + 1। 3 कहाँ होते हैं? फेस में होते हैं और 1 कॉर्नर। क्लियर? बीसीसी में होते हैं 1 2 एटम, 1 + 1। सेंटर पॉइंट और कॉर्नर। क्लियर? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है, सिंपल यूनिट सेल में 1 एटम, एफसीसी में 4 एटम, बीसीसी में 2 एटम, ये इतने एटम इन्वॉल्व होते हैं क्लोज पैकिंग। क्लियर? अब ये तो हो गया नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। अब हम लोग ये एटम किस तरह से पैक्ड होके क्रिस्टल फॉर्म करते हैं ये पढ़ेंगे। ये एटम किस तरह से पैक्ड होके क्रिस्टल फॉर्म करते हैं इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पैकिंग ऑफ द यूनिट सेल। पैकिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो पैकिंग हम लोग सबसे पहले 1 डायमेंशनल पैकिंग लेंगे, फिर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेंगे, फिर इसके बाद 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेंगे। किस तरह से एटम पैक्ड होकर क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पैकिंग यूनिट सेल की पैकिंग करने के लिए 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सपोज दैट ये एटम है, ये ए टाइप का है, इससे सटा हुआ एक दूसरा एटम है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये सिंगल एक ही डायरेक्शन में है तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल। ठीक है, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इसे बोलते हैं। अब इस तरह से एटम वहां पे एडजस्ट हो जाते हैं और पैकिंग बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज पूछता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो देखिए, जैसे हमको बोले कि नंबर, जैसे हम बोले कि इसका कोऑर्डिनेशन, इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एटम यहाँ से जुड़े हुए, जितने भी एटम किसी पर्टिकुलर एटम के साथ जुड़े होते हैं, जितने भी एटम किसी पर्टिकुलर एटम के साथ जुड़े होते हैं वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 1, जबकि इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 1 और 1 2। ठीक है, ये दोनों एटम इससे जुड़े हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, द नंबर ऑफ नेबरिंग एटम present in the
closed packing is called coordination number, is called coordination number। मतलब जितने भी पड़ोसी एटम होंगे वो उस एटम की क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आपको पूछा जाए कि क्लोज पैकिंग में वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, तो वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी। क्लियर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 2 डायमेंशनल ये एक ही तरह की होती है, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एक ही तरह की होती है। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ये 2 तरह की होती है। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कितनी तरह की होती है, 2 तरह की। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये क्या होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी हमने वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ा, तो वन डायमेंशनल में ये हो गया लेयर हमारा ए टाइप, ठीक है। अब इसी के जस्ट ऊपर एडजेसेंट मैनर में दूसरी एक लेयर लग जाए इस तरीके से, फिर तीसरी लग जाए, ये भी ए टाइप है, ये भी ए टाइप है, चौथी लग जाए इस तरीके से, ठीक। तो ये कैसा बन गया, ए टाइप स्ट्रक्चर एडजेसेंट मैनर। एडजेसेंट मैनर में ए टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए बोलेंगे कि देखिए सपोज दैट हमने इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, इस एटम का कोऑर्डिनेशन, सपोज इस एटम का कोऑर्डिनेशन, तो इससे ये वाला जुड़ा हुआ है, एक ये वाला जुड़ा हुआ है, इसका पड़ोसी एटम कौन कौन सा, एक ये है और एक ये है। एक ये नेबरिंग एटम हो गया, एक ये नेबरिंग एटम हो गया, एक ये नेबरिंग हो गया। अब इनको हम अगर मिला दें इस तरीके से, तो ये क्या बन रहा है, ये फॉर्म कर रहा है स्क्वायर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर, क्लियर, डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम क्या करते हैं कि पहले ए टाइप लेयर बनाएंगे, इसके बाद इन दोनों एटम के डिप्रेशन में हम इस तरीके से दूसरी लेयर बनाएंगे। जिसको हम क्या बोलेंगे, बी टाइप। इसी तरह से हम बनाते चलेंगे, इस तरह से एटम आपके एडजस्ट होते जाते हैं और स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं। इस तरह से एक ये मैनर हो गया, इस तरीके से। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि इस एटम का, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ए बी टाइप स्ट्रक्चर, ए बी टाइप स्ट्रक्चर। ये ए टाइप की लेयर है वन डायमेंशनल, और ये बी टाइप की लेयर है और डिप्रेशन पॉइंट में जाके ऐड करती है। इस मैनर को हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड मैनर।
किस मैनर पे? स्टैगर्ड मैनर में एटम जो है क्या हो रहे हैं, ऑक्युपाई कर रहे हैं पोजीशन को। तो यहाँ पे ये पोजीशन होगा। अगर हम कहें कि इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो इस एटम से सटे हुए कितने एटम है? 1 2 3 4 5 6 एटम सटे हुए हैं। तो इनको हम आपस में मिला देते हैं इस तरीके से। ये क्या फॉर्म कर रहा है? हेक्सागोनल। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर? तो ये आपकी हो गई क्लोज पैकिंग। अब इसके बाद 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये तो 2 डायमेंशनल हो गई, फिर उसके बाद 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? तो आपको तुरंत जवाब देना है कि 2 डायमेंशनल में स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, और जबकि 2 डायमेंशनल में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6 होती है। क्लियर? याद रहेगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सबसे पहले हम लोगों ने 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर 2 डायमेंशनल पढ़ा, अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ी। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखिए किस तरीके से होती है। सपोज ये 1 लेयर होता है, ठीक? ये आपकी क्या है? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इसी तरीके से एटम एडजस्ट होते रहें। इस तरीके से 2 डायमेंशनल लेयर हम जो है ऐड कर दें। 2 डायमेंशनल लेयर जो है हम लगातार इस तरह से लगाते चले जाएं लाइन से, तो इसकी पैकिंग बन जाएगी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें यहाँ पे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। याद रहेगा। 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये देखेंगे जैसे हेक्सागोनल में कैसे एटम, ये इस तरीके से एटम थी। अब यहाँ सेकेंड लेयर जो बनती थी उनका डिप्रेशन, ठीक है, इस तरीके से। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये जो जगह खाली छूट रही है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। खाली जगह को क्या बोलते हैं? वॉइड्स। क्लियर? और इस वर्ड्स का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इस जगह का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स। याद रहेगा।
ये जो जगह खाली बची है फर्स्ट लेयर में, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब देखिए टेट्राहेड्रल वाइड्स और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो इसको क्लियर बना देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स और अगर हम इसके, अब जैसे 3 एटम रखे हुए हैं, तो 3 एटम रखे हुए हैं तो इन दोनों का डिप्रेशन पॉइंट ये हुआ, इसके ऊपर दूसरा एटम, इन दोनों का डिप्रेशन पॉइंट ये हुआ, इसके ऊपर दूसरा एटम, इन दोनों का डिप्रेशन पॉइंट ये हुआ, तीसरा एटम। तो ये जो खाली जगह बनती है इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से, टेट्राहेड्रल वाइड्स की है। ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की, ये मतलब इस तरह का इतना स्पेस ये खाली छूट जाता है जब एटम आपस में ऑक्युपाई होते हैं। इस खाली स्पेस को हम वाइड्स बोलते हैं और ये होती है टेट्राहेड्रल वाइड्स। और इसके जब सेकंड लेयर इसके ऊपर आती है, इसके ऊपर जब एटम की सेकंड लेयर आती है तो जो खाली जगह बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कुछ इस तरीके से। क्लियर? अब बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में सबसे पहले लिख लीजिए वाइड्स क्या होता है। वाइड्स द स्पेस लेफ्ट when atom occupy the space left when atom occupy the crystal। ये दो तरह की होती हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। वाइड्स कितने तरह की, दो तरह की होती हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अब अगर हम इन टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और एटम के बीच में रिलेशन निकालेंगे, तो अगर ये रिलेशन निकालेंगे तो कंपाउंड फार्मूला भी बनाया जा सकता है। मतलब ये वाइड्स में कितने एटम ऑक्युपाई हो सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, लेट नंबर ऑफ atom be the n, then number of atom n होते हैं तो octahedral वाइड्स इक्वल टू n। मतलब octahedral वाइड्स नंबर ऑफ एटम, मतलब एक अगर octahedral वाइड्स होगी तो एक एटम भी होगा। क्लियर? मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितना स्पेस लेती है, एक एटम के बराबर। क्लियर? ये बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कंफ्यूजन नहीं। फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल वाइड्स इक्वल टू 2n। इसका मतलब क्या है कि टेट्राहेड्रल वाइड्स जो होती है दो एटम का स्पेस कवर की होती है। ठीक है,
मतलब टेट्राहेड्रल में 2 एटम आ सकते हैं, इतना स्पेस इसमें होता है। तो इस रिलेशन से हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंपाउंड के फार्मूले बनाने वाले, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है suppose the unit cell formed by atom if atom occupy 2/3 portion of tetrahedral wires form the formula of compound। ठीक है, 2 एटम X and Y। ठीक है, if Y atom occupy 2/3 portion of tetrahedral wires form the formula of compound। सॉल्यूशन देखिए, इसको बहुत आसान है। 2 एटम X और Y से एक कंपाउंड बन गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द यूनिट सेल फॉर्म बाय 2 एटम X and Y if Y atom occupy 2/3 portion of tetrahedral wires form the formula of compound। ठीक है, X और Y से, तो X है कॉर्नर पे और Y क्या कर रहा है? Y ऑक्युपाई कर रहा है 2/3 पोर्शन ऑफ टेट्राहेड्रल। X कॉर्नर है तो मतलब X कितना हो गया? 1 एटम। Y कितना हो गया? 2/3 टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स इक्वल टू हमने क्या लिखा था? कितने एटम है? उसका दुगना एटम हो, तो 2/3 इंटू 2 दुगना कर दिया, ये क्या हो गया? x रेशियो y इक्वल टू 1/4/3। अब 3 इधर आ जाएगा, या इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 3 का, तो x रेशियो y इक्वल टू 3/4। इसका मतलब क्या हुआ? x के 3 एटम, y के 4 एटम, तो x 3 y 4। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल टू x3y4। क्लियर? तो इस तरह से और भी आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेंगे, आप लोग देख के लगा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो आज यहाँ तक इतना काफ़ी है। इसको गंभीरता से डिटेल से पॉज कर करके पढ़िए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और जितनी चीज़ें मैंने कहा है कि आपको इसको मेमोराइज करना है, इसका मतलब